जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप सबको पता है कि अभी हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो मध्य प्रदेश का भूगोल है। और भूगोल का जो हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और भौगोलिक विभाजन हमने पिछले वीडियो में बड़े अच्छे से कर लिया था, जिसके कई आधार थे कि अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने भागों में बांटा था, सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, बृहद और मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश को मुख्यतः सामान्यतः 7 भागों में बांटा गया है। वो 7 भाग कौन कौन से थे उनकी सूची हमने देख ली थी, और जिनमें से जो सबसे बड़ा और सबसे अहम जो भाग था भौगोलिक भाग वो मालवा का पठार था। उसे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो हमारा दूसरा टॉपिक है, और इस टॉपिक का यानी कि दूसरे भौगोलिक प्रदेश का नाम क्या है? मध्य भारत का पठार यानी कि सेंट्रल इंडिया प्लेटो। इसको हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला तथ्य निकल के आता है किसके बारे में? मध्य भारत के पठार में। तो भारत के पठार में को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि इसका विस्तार या इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश के भौगोलिक या राजनीतिक मानचित्रण में कहाँ फैला हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का ये जो उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर किसका विस्तार है? आपके मध्य भारत के पठार का। यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भौतिक भाग है। कैसा भाग है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भौतिक भाग है। और देखते हैं इसका विस्तार कहाँ है। तो इसका विस्तार अगर देखें तो ये हो गया अगर हमारा सेंट्रल में मध्य भारत का पठार, तो इसके उत्तर में कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो यमुना का मैदान है। दक्षिण में देखें तो इसके मालवा का पठार है, ये इधर मालवा का पठार हो गया। पूर्व में देखें तो बुंदेलखंड का पठार है, और पश्चिम में देखें तो ये पूरा विस्तृत कौन सा है? आपका अरावली पर्वत। तो ये जो ये आपका मध्य भारत का पठार है, ये किन भौतिक प्रदेशों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसको हमने देख लिया। अब विस्तार को हम देखते हैं तो इसका विस्तार कहाँ है? मुख्यतः चंबल और ग्वालियर संभाग में। कहाँ है? चंबल और ग्वालियर संभाग में, जिसमें प्रमुख जिले आपके भिंड आता है, मुरैना आता है, श्योपुर, दतिया का पश्चिमी भाग, फिर इसके बाद ग्वालियर पूरा आता है, शिवपुरी आता है, गुना का कुछ भाग और नीमच का कुछ भाग। इन जो कि जिलों में हमारा मध्य भारत का पठार क्या है? फैला हुआ है। अब ये जो मध्य भारत का पठार है ना, इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमा कौन सी नदी बना रही है, ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जो उत्तरी सीमा बना रही है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। और जो पूर्वी सीमा बना रही है वो कौन सी नदी बना रही है? ये सिंध नदी। कौन सी है? ये सिंध नदी बना रही है। क्लियर हो गया? तो कौन सी नदियां इसकी सीमा बना रही ये भी हमने देख लिया। अब बात आती है कि भैया इस मध्य भारत के पठार का निर्माण कैसे हुआ, है ना? ऐसे टपक तो नहीं पड़ा है। कैसे निर्मित हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है, ये विंध्य शैल के जो समूह है, ये जो विंध्याचल का पूरा पर्वत है, इस पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, इन नदियों ने उस विंध्याचल पर्वत का, उसके शैल का क्या किया है? पर्याप्त अपर्दन किया है। और अपर्दन करके ये नदियां इस भाग में ले जाके जिस अवशेष का या अपर्दित अवशेष का निक्षेपण करती हैं, उससे किसका निर्माण हुआ है? आपका, उससे आपका मध्य भारत का पठार निर्मित हुआ है। क्लियर हो गया? चलो, अब इसके उपनाम क्या है? तो इसका जो उपनाम निकल के आता है, इसको सरसों की हांडी कहा जाता है। किसको? मध्य भारत के पठार को। कारण कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे सरसों होता है। क्या होता है? बड़ी मात्रा में यहाँ पे सरसों होता है। मुरैना जो है वो सरसों उत्पादन में अग्रणी जिला अपना आता है। इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? तो चंबल का उपाद्र प्रदेश। कैसा प्रदेश? चंबल का उपाद्र प्रदेश, यानी कि यहाँ की भूमि की सिंचाई या आर्द्रता का जो सर्वाधिक बड़ा जल स्रोत है वो कौन है? चंबल नदी है। तो यानी चंबल यहाँ की क्या है? जीवन रेखा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है। फिर अगला निकल के आता है कि इस प्रदेश की मृदा कौन सी है? तो यहाँ पर जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ व कछारी मृदा। जब हम मिट्टियाँ पढ़ेंगे तो विस्तार से आपको बताएंगे। जलोढ़ में और कछारी में ज़्यादा फर्क नहीं है। जलोढ़ क्या होती है? जब
कुछ पुरानी हो जाती है, यानी कि जब नवीन जलोढ़ का निक्षेप उस पर नहीं होता रहता है तो जिसे हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, उसी को हम क्षेत्रीय भाषा में कछारी भी कह देते हैं। तो यहाँ की बात स्पष्ट हुई। चलिए, हमने निर्माण, उपनाम और मृदा देख लिया। अब देखेंगे मध्य भारत के पठार में कृषि कौन सी होती है। क्या देखेंगे, कृषि कौन सी होती है। तो यहाँ की प्रमुख फसल सरसों है, ज्वार है, तिल है और गेहूं है। चूंकि गेहूं लगभग सभी मध्य प्रदेश के प्रदेशों में उत्पादन होता है, इसलिए गेहूं लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाएगा। लेकिन हाँ, अंडरलाइन करके विशेष जो फसल है वो कौन सी याद करने वाली है, आपकी सरसों। क्लियर हो गया। चलिए, अब देखते हैं जलवायु यहाँ की कौन सी होगी। क्या देखेंगे, जलवायु यहाँ की कैसी होगी। तो यहाँ की जो जलवायु है वो विषम है। कैसी है, विषम है। विषम का मतलब है कि मालवा के पठार का जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत प्रदेश है जहाँ पे सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। क्या होता है, सर्वाधिक तापांतर। यहाँ ऋतु में यहाँ सर्वाधिक गर्म होगा और शीत ऋतु में यहाँ पर सर्वाधिक ठंड होगी। तो अधिकतम गर्मी और अधिकतम ठंडी के बीच का ये जो अंतर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, तापांतर बोलते हैं। तो सर्वाधिक तापांतर किस भौतिक प्रदेश में निकल के आएगा, तो आपके ये मध्य भारत के पठार में। क्लियर हो गया। अगला क्या भौगोलिक विशेषता निकल के आती है कि औसत वर्षा भैया यहाँ की कितनी है। तो यहाँ की जो औसत वर्षा है 50 से 75 सेंटीमीटर है। ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। चूंकि यहीं पर अवस्थित है भिंड जिला, और भिंड की जो गोहद तहसील है ये मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। लगभग 50 से 55 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। अब यहाँ की जो वर्षा है, चूंकि वर्षा अल्प है तो यही अल्प वर्षा किसका निर्धारण करेगी, आपकी वनस्पति या वन का। किसका निर्धारण करेगी, वनस्पति या वन का। और जब वर्षा कम होगी, मृदा में नमी कम होगी, तो यहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, शुष्क व कटीले। कैसे होंगे, शुष्क व कटीले। चूंकि पेड़ों में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसलिए यहाँ की जो पत्तियां होती हैं वो पत्तों से बदल के किसमें परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में। तो यहाँ के वृक्षों में अधिकांशतः कांटे वाले वृक्ष पाए जाएंगे। उदाहरण के रूप में खैर, बंबूर और पलास। कौन से हो गए, खैर, बंबूर और पलास। अब नदियां यहाँ कौन सी प्रमुख प्रवाहित होती है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जीवन रेखा कौन सी है, चंबल है। और ये चंबल का उपाध्र प्रदेश भी कहा जाते थे, तो चंबल हो गई। दूसरी सिंध जो कि इसकी पूर्वी सीमा बना रही है। फिर कौन सी आती है, कुंवारी आती है, और कौन सी आती है, सीप आती है। तो ये इस भूभाग की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। तो यहाँ तक की बात स्पष्ट। चलिए, अब यहाँ के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र कौन से हैं, पर्यटन के केंद्र कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो अभी हाल ही में सर्वाधिक चर्चा में रहने वाला क्षेत्र है कौन सा, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये श्योपुर में है। यहाँ पे पहले गिरी से एशियाई शेरों को स्थापित करने का प्लान चल रहा था, लेकिन वो अभी फिलहाल प्लान में ही है। लेकिन उसके पहले कौन सा प्लान प्रभावी हो जाता है, वो आपके अफ्रीका से जो चीते ले आए जाते हैं वो कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ग्वालियर का किला जिसे क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं। क्या बोले जाते हैं, किलों का रत्न कहा जाता है। ये भी कहाँ है, आपके इसी भूभाग में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ये भी इसी भौतिक भाग प्रदेश का भाग है। तेली का मंदिर, कौन सा हो गया, तेली का मंदिर। ये कहाँ है, ग्वालियर में ही है। और ये मध्य प्रदेश में या उत्तर भारत में बना एकमात्र कैसा है, या मध्य प्रदेश से बना एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। 3 प्रकार की मंदिर की शैलियाँ होती हैं, नागर होती है, बेशर होती है और द्रविड़ होती है। तो दक्षिण भारत के जो मंदिरों के निर्माण की शैली वो द्रविड़ है। तो दक्षिण भारतीय निर्माण की द्रविड़ शैली का एकमात्र उदाहरण कौन सा है, तेली का मंदिर, जो कि कहाँ मिलता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फिर इसके बारे में कुछ विशेष चीजें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती है कि ये जो क्षेत्र है भैया ये मृदा अपरदन से बहुत प्रभावित है। कैसा है, सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है आपका, ये मध्य भारत का पठार। और ये कांड करती कौन सी है, तो यही आपकी चंबल नदी। कौन सी करती है, चंबल नदी। और ये किस प्रकार का अपरदन करती है, गली अपरदन, अवनालिका अपरदन जिसे गली इरोजन कहते हैं। अवनालिका अपरदन जिसे गली इरोजन करते हैं। और इसी गली इरोजन के कारण यहाँ पर किसका निर्माण होता है, बीहड़ों का। किसका निर्माण होता है, बीहड़ों का निर्माण होता है। इसीलिए इसे दस्युओं या डाकुओं की आश्रय स्थली भी कहा जाता है, किसे, मध्य भारत के पठार को। फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर मिनिमम लिंगानुपात पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मिनिमम लिंगानुपात वाला यह क्षेत्र है। और यहाँ पे न्यूनतम वर्षा भी होती है। और यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, भिंड की गोहद तहसील।
तहसील। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में देख लिया, मध्य भारत के पठार के बारे में देख लिया। अब जो अगला हमारा भौतिक प्रदेश होगा वो कौन सा होगा, बुंदेलखंड का पठार। किसके बारे में देखेंगे, बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा तीसरा भौतिक प्रदेश है। आइए सबसे पहले इसको हम साइड में बने मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि ये अवस्थित कैसा है या इसकी लोकेशन कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो ये आप देख रहे हैं, ये भिंड के नीचे से दतिया के पूर्वी भाग से निकलता हुआ ये आपके अशोकनगर, सागर, निमाड़ी, टीकमगढ़ ये वाला क्षेत्र छतरपुर का लेता हुआ है। इसका एक अच्छा खासा भाग कहाँ पर है बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश में भी फैला जाता है। तो ये ऐसा भौतिक प्रदेश है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से फैला है, लेकिन हम सिर्फ मध्य प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे। ये कैसा है, ये दूसरा सबसे छोटा भौतिक भाग है। कैसा है, दूसरा सबसे छोटा भौतिक भाग है। सबसे छोटा भौतिक भाग आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है, जो कि 7% है कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। और ये कितना है, 7.7। कितने प्रतिशत है, 7.7% क्षेत्र पर फैला है। इसका विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार यूपी और एमपी दोनों में है। कहाँ है, यूपी और एमपी दोनों में है। जिलों में देखें तो दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह। और उत्तर प्रदेश में देखें तो ये झांसी, ललितपुर, बांदा ये वाले जो क्षेत्र हैं ये सब किसमें आते हैं, आपके बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र है। क्लियर है। अब ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसके जो चारों तरफ भौतिक प्रदेश कौन कौन से ये देख लेते हैं। तो उत्तर की ओर यमुना का मैदान मिलता है, पूर्व की ओर रीवा पन्ना का पठार मिलता है, और पश्चिम की ओर देखें तो मालवा का पठार मिलता है। मालवा का पठार पश्चिम की ओर भी है और इसके दक्षिण की ओर भी विस्तृत है, दक्षिण की ओर नर्मदा घाटी भी है। और इसके आपके पश्चिम उत्तर में जो भाग मिलता है उसे मध्य भारत का पठार कहते हैं। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ना, किसी भी भौतिक प्रदेश को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ कौन से भौतिक भूभाग स्थित हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से लगभग पीएससी में इसी तरीके से या इसी कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप समझने की कोशिश जरूर कीजिए और इसके लिए आवश्यक है मैप की अच्छी खासी समझ का होना। चलिए अब हम देखते हैं भैया बुंदेलखंड का नाम, जो बुंदेलखंड का पठार है ये बुंदेलखंड नाम क्यों पड़ा। तो इसके नामकरण के पीछे का कारण है कि यहाँ पर बुंदेला शासकों ने क्या किया है, शासन किया है। किसने, बुंदेला शासकों ने शासन किया है। ओरछा उसकी राजधानी रहा है और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है, बुंदेली भाषा है। तो यही कारण है कि इसका नामकरण क्या पड़ा, बुंदेलखंड का पठार। इसका उपनाम क्या है भैया, तो इसको सूखाग्रसित प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखाग्रसित प्रदेश कौन सा है, तो बुंदेलखंड है। लेकिन अभी हाल ही में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल के संचय के लिए जो यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही प्रभावी रहा है, जो इस सूखा को से निजात दिलाने में क्या हो रहा है, काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और आपको पता ही है बेतवा जो सूख जाती है तो बेतवा में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना भी इसी क्षेत्र में चलाई जा रही है। क्लियर। तो उपनाम क्या हो गया, सूखाग्रसित प्रदेश। मृदा कैसी यहाँ पे, तो मिश्रित मृदा। कई बार प्रश्नों में व्यापम ने इसको जगह दी है। कई बार पूछा गया है कि भैया जो बुंदेलखंड है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो कैसी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी। कैसी पाई जाती है, मिश्रित। अब मिश्रित मिट्टी है तो कृषि कैसी होगी यहाँ पे, तो गेहूं, ज्वार, तिल। सामान्यतः आपके यहाँ पे मोटे अनाज होते हैं और तिल जो है इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो तिल कहाँ की प्रमुख फसल है, आपके इसी बुंदेलखंड के पठार की। और गेहूं को मैंने बताया कि सामान्यतः मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ तक की बात स्पष्ट। चलिए अब बुंदेलखंड का जो अगला भौतिक लक्षण है, आधार क्या है, वो है जलवायु। क्या हम देखेंगे, जलवायु को देखेंगे तो जो बुंदेलखंड की जलवायु है लगभग मध्य भारत के पठार के जैसी ही है। गर्मी में अधिक गर्म होता है यहाँ पर और सर्दी में अधिक ठंड होती है, यानी कि यहाँ की जलवायु विषम है। और यहाँ की जो वर्षा है, औसत वर्षा ये 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। कैसी होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। थोड़ी ठीक ठाक वर्षा है। फिर भी यहाँ पे वृक्ष कैसे होंगे, पर्णपाती ही वन पाए जाएंगे और यहाँ भी कटीले वन होंगे। तो यहाँ पे प्रमुख वृक्ष कौन से हो जाएंगे, आपके तेंदुपत्ता, बबूल, खैर, नीम, महुआ। तो ये जो वृक्ष हैं इस क्षेत्र में प्रमुखतया पाए जाते हैं। नदियाँ यहाँ की प्रमुख कौन सी है, तो सिंध इसकी क्या करती है, इसकी पश्चिमी और उत्तरी सीमा बनाती है। बेतवा को इसकी गंगा कहा जाता है बुंदेलखंड को।
धसान नदी यहाँ है, उर्मिल नदी है और जामनी नदी इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। क्लियर हो गया यहाँ की बात। चलिए अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे खनिज कौन सा उत्पादित किया जाता है। तो खनिज यहाँ पे हीरा होता है, छतरपुर का बक्सवाहा क्षेत्र है, अभी वहाँ पर सबसे बड़ा हीरे का भंडार मिला है। और ये आपका पन्ना की वो जो खदानें भी हैं उसका कुछ हिस्सा पन्ना का बुंदेलखंड में आता है, कुछ हिस्सा पन्ना का रीवा पन्ना के पठार में आता है। तो हीरा का उत्पादन इसमें यहाँ पे होता है और चूना पत्थर जिससे आपका किसका सीमेंट उद्योग विकसित होता है। पर्यटन की बात करें तो यहाँ के प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन है, तो ओरछा जो बुंदेलों की क्या रही है, राजधानी रही है। ओरछा में क्या है आपका, ये बुंदेलों की राजधानी थी। ये वर्तमान जो निवाड़ी जिला है वहां पर स्थित है। ये धार्मिक तरीके से भी इसकी महत्ता काफी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं दूसरा पर्यटक स्थल कौन सा है, छतरपुर। ये शिल्प कला का केंद्र माना जाता है ना, यानी कि पाषाण शिल्प कला का केंद्र माना जाता है। यहाँ पे 85 मंदिरों का समूह था, वर्तमान में 24 या 25 बचे हैं। यहाँ पर जो मूर्ति कला है ना, वो काफी अपने आप में क्या है, विशेष प्रकार की है। यही कारण है कि यहाँ के स्थित खजुराहो को किसमें, यूनेस्को में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश का ये पहला पर्यटन स्थल था जिसे यूनेस्को साइट में स्थायी रूप से शामिल किया गया था 1986 में। फिर एरण है, ये एरण कहाँ है, आपके सागर में है, बीना नदी के किनारे। और यहाँ पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। फिर चंदेरी है, ये अशोकनगर में है ना। चंदेरी का किला काफ़ी प्रसिद्ध है और चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं ये भी क्या है, अपने आप में विशेष हैं। लाडपुरा खास ये बहुत ही चर्चा में रहा गांव है। तो ये ओरछा का वह गांव था, निवाड़ी के ओरछा का वह गांव था लाडपुरा खास, जिसे विश्व में सबसे सुंदर पर्यटन गांव का अवार्ड या पुरस्कार मिला था। ये कौन सा गांव है, लाडपुरा खास। ये भी कहाँ है, ओरछा के, निवाड़ी के ओरछा में। अब इस यहाँ के विशेष कुछ तथ्य निकल के आते हैं कि भैया इस प्रदेश का ढाल किधर है, तो इसका ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। यही कारण है कि यहाँ से गुजरने वाली नदियों का जो प्रवाह है, प्रवाह भी उसी दिशा में होता है जिधर ढाल होती है। यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है भैया, तो वो सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है। कितनी है इसकी ऊंचाई, तो 1172 मीटर। कितनी है, 1172 मीटर है। और ये है कहाँ पे, तो दतिया में है। किस जिले में है, दतिया में है। और बुंदेलखंड की जीवन रेखा पहले ही मैंने बताया था किसे कहा जाता है, बेतवा को कहा जाता है। तो 2 भौतिक प्रदेश हमने आज और कंप्लीट कर लिए। कौन से थे, मध्य भारत का पठार और दूसरा कौन सा था, बुंदेलखंड का पठार। और कल की वीडियो में हमने मालवा का पठार देख लिया था। तो 7 भौतिक प्रदेशों में से 3 भौतिक प्रदेश हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट भौतिक प्रदेश हम फिर लेके अगले वीडियो में आएंगे। कैसा रहा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुझाव आप नहीं लिखते हैं, या तो आप सुझाव देना नहीं चाहते हैं, या तो वाकई में ये जो क्लासेस हैं ये आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, है ना, सुझाव की गुंजाइश ही नहीं है। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सदैव की तरह कहूँगा कि माता पिता, गुरुजनों, सेना और किसान का सदैव सम्मान कीजिएगा। वैसे भी आज क्या है, आज आपका राष्ट्रीय किसान दिवस है। तो इस किसान दिवस के अवसर पर एक बार फिर से कहूँगा, किसानों का सदैव, अन्नदाताओं का सम्मान कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।